मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ज़ीका वायरस से। ज़ीका वायरस इज़ अ मॉस्कीटो बॉर्न फ्लेवी वायरसेस। जितने भी जनरली अगर आपने वायरल डिजीजेस पढ़ी हैं, ठीक है, इन दिस आर्थ्रोपोड, देन दे आर मोस्टली फ्लेवी वायरसेस। इसकी बस इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद गुइलेन बरे सिंड्रोम। ये एक पैरालिटिक डिजीज़ होती है जिसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अटैक होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज़ अ डिसेंडिंग पैरालिसिस। पहले आपके फेस को अफेक्ट करेगा, देन ट्रंक्स, देन एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, इसमें माइक्रोसेफेली भी रिपोर्ट की गई है अगर ये कंजेनाइटली मतलब प्रेग्नेंट मदर से फीटस में आ जाता है तो। ठीक है, ज़ीका वायरस के पास एक पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनली स्प्रेड कर सके। ठीक है, अगर इसका मॉस्किटो वेक्टर जो एडीज इजिप्टाई है, जो डेंगू भी फैलाता है, अगर वो हो तो ठीक है, क्योंकि जनरली जहाँ पे ये फैलेगा वहाँ पे लैक ऑफ इम्यूनिटी होगी, वहाँ पे कोई वैक्सीन्स वगैरह नहीं होगी और लोगों को पहली बार जो उनकी बॉडी है ऐसे किसी वायरस से अफेक्ट होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज वॉल्यूम होगा इंटरनेशनल ट्रैवल का। मे बी इट कैन बी एयरवे ट्रैवल, इट कैन बी सी वे ट्रैवल, ठीक है, जो वाटर्स के थ्रू होता है, शिप्स। As of now, disease has not been reported in India. ठीक है, इट इज़ अगेन आर्बो वायरस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एडीज इजिप्टाई है वो जनरली कब काटता है, मॉर्निंग में एंड लेट आफ्टरनून में, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, टू देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जैसे मैंने कहा था माइक्रोसेफेली भी कॉज कर सकता है। सिम्टम्स आर सिमिलर टू डेंगू। ठीक है, इसमें भी फीवर होगा। इट ऑल्सो हैज स्किन रैशेज, कंजंक्टिवाइटिस, मसल एंड जॉइंट पेन। ओके, पर इसका जो होगा सिम्टम्स क्या होंगे, माइल्ड होंगे एंड सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेंगे। ठीक है, एंड मतलब इसमें जो एसिम्टोमेटिक पीपल हैं वो भी होंगे, मतलब बहुत लोगों को एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी होंगे। ठीक है, सो अगर कोई इंसान किसी एक एंडेमिक एरिया से आता है ज़ीका के, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, ठीक है, कहीं से बाहर से आया है एंड ही हैज़ ज़ीका, देन ही कैन ट्रांसमिट इट। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड फेटालिटीज़ आर ऑल्सो रेयर बिकॉज इट इज़ माइल्ड, वेरी माइल्ड। ठीक है, पीसीआर में हम RT-PCR करते हैं। वी डू नॉट रिकमेंड एक्चुअली एंटीजन टेस्टिंग, मतलब सीरोलॉजी रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, एडीज़ का वही है जो ब्रीडिंग साइट्स है उनको इरेडिकेट कर दो, इरेडिकेट इन द सेंस उनको हटा दो। वी कैन डू सोर्स रिडक्शन, जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं उनको, मतलब जो भी टायर्स वगैरह हैं, ठीक है, पॉट्स हैं, कूलर्स हैं, उनमें पानी का जमा मत होने दो। ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए वही है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, रेस्ट, एंड अगर पेन एंड फीवर है तो वो ट्रीट कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव अ वैक्सीन। देन वी कम टू जोनोटिक फीवर डिजीजेस। ठीक है, जो जोनोसिस होते हैं वो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन ह्यूमन्स तो कराते ही हैं, बट दे कैन अफेक्ट इकोनॉमी। कैसे, जो एनिमल हैं, मिल्क हैं, फॉर एग्जाम्पल जब H1N1 फ्लू हुआ था, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ जूनोसिस। ठीक है, वो एनिमल्स में ओरिजिनेट हुआ था, बट दैट इज़ फॉर थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने चिकन खाना, मीट खाना छोड़ दिया था। जो पोल्ट्री थी, जो भी इस बिज़नेस में था पोल्ट्री की, उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था। ठीक है, फिर लोगों को सजेस्ट किया था कि यू कैन ईट मीट बट यू शुड हीट इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स है या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स है उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, एंड इवन जो वेटनरी सर्विसेज होते हैं, पब्लिक हेल्थ होती है, उनको भी लॉस होता है। मोस्टली रूरल एरिया में मिलते हैं ये जूनोटिक डिजीज़ेस, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कांटेक्ट होता है डोमेस्टिक एनिमल्स से। ठीक है, एक इंसान ने एक बार ऐसा बोला था कि अगर कोई डिजीज़ मैन से एनिमल, एनिमल से मैन, मोस्टली वर्टिब्रेट, ठीक है, अगर फैल रही है दैट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मैन से एनिमल में फैल रही है कि एनिमल से मैन में, क्योंकि दोनों वे है। ठीक है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ज़्यादा किस में, किस में ज़्यादा और कहाँ पे हम इसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। ठीक है, अगर मैन में ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें सारे केसेस ढूंढने पड़ेंगे, कैरियर्स ढूंढने पड़ेंगे। एनिमल्स में ज़्यादा है तो हमें फिर एनिमल्स पे करना पड़ेगा जो भी हमें करना है प्रिवेंशन के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं, कैसे वैक्सीन्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोजोनोसिस मतलब जो इन्फेक्शन मैन को हुआ है फ्रॉम एनिमल। ठीक है, एंथ्रोपो मैन को हुआ है फ्रॉम एनिमल। जू एंथ्रोपोनोसिस मतलब कि जो एनिमल को हुआ है बाय मैन। ठीक है,
एम्फीजोनोसिस वो होते हैं जो दोनों मतलब इक्वली एक दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जूनोसिस मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अगर आपने एनिमल को छू दिया है, या फिर कोई फोमाइट, या फिर मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर वो होता है जिसमें जो भी हमारा एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा, चाहे वो डेवलपमेंटल हो या फिर नंबर में हो, मतलब उसमें मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रेबीज़। ठीक है, अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ हो जाता है तो उसमें ना वायरस मल्टीप्लाई करता है ना डेवलप करता है, मतलब उसकी कोई मोल्टिंग स्टेजेस वगैरह नहीं होती है, वो बस ट्रांसमिट कर देता है बाइट के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट। ठीक है, वी कैन हैव ऑल्सो हैव ब्रूसेलोसिस। देन वी हैव साइक्लोजूनोसिस। ठीक है, साइक्लो का मतलब होता है कि वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी करता है यहाँ पे। ठीक है, प्रोपोगेटिव नहीं है। प्रोपोगेटिव मीन्स कि वो यहाँ पे अपनी क्या कर रहा है कि अपने आप को प्रोलिफरेट नंबर में बढ़ा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा वर्टिब्रेट होस्ट स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, और वो फैलाएंगे। एग्जाम्पल है काइनोकोकोसिस। ठीक है, टीनियासिस। देन वी हैव मेटाजोनोसिस। ठीक है, इसको इनवर्टिब्रेट वेक्टर्स फैलाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला वर्टिब्रेट्स है एंड दिस इज इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसमें एजेंट है, एक तो प्रोपोगेट भी करेगा, डेवलप साइक्लिक भी होगा। ठीक है, एंड ऐसे एनिमल्स में एक एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड भी होगा। एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन मतलब कि जो वेक्टर है उसको डिजीज होने में कितना टाइम है। इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो ह्यूमन है या फिर जो होस्ट है उसमें कब तक, मतलब जो सिम्टम्स आने और जो इन्फेक्शन के बीच का टाइम है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आर्बोवायरसेस। ठीक है, देन वी हैव सैप्रोजोनोसिस। सैप्रोजोनोसिस मीन्स बोथ वर्टिब्रेट होस्ट एंड नॉन एनिमल डेवलपमेंट साइट और रिजर्वॉयर, जो सॉइल में मिलते हैं, जो प्लांट्स में मिलते हैं, जो नॉन एनिमल सोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि कितने सारे नेमाटोड्स होते हैं, उनके लार्वा जो होते हैं हमें सॉइल में मिलते हैं, बहुत सारी फंगस सॉइल में ग्रो करती है। ठीक है, देन वी हैव रेबीज़। हम रेबीज़ से शुरू करते हैं। रेबीज़ इज़ वेरी नॉट, जो इसकी पैथोजेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो ट्रीटमेंट या फिर जो इसकी वैक्सीन है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेन फोकस वही रहेगा। देन रेबीज़ की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया क्यों? क्योंकि जो इंसान होता है उसको पानी से डर लगता है। वाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इट इज़ एक्यूट एंड हाईली फेटल। अगर आपको रेबीज़ हो गया तो चांसेस है कि इट विल किल यू, एंड इट इज़ मोस्टली द डिजीज़ ऑफ CNS। CNS का मतलब ये ज़्यादा ट्रोफिक है, CNS के को ही अफेक्ट करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइसा वायरस। ठीक है, देन मोस्टली ये कुत्तों में मिलता है, बैट्स में मिलता है, पर जो डॉग्स है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर और द ट्रांसमिटर ऑफ द डिजीज़ इन इंडिया। ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ लाइक US में बैट ज़्यादा मतलब फैलाते हैं, पर इंडिया इट इज़ डॉग्स। ठीक है, ये कैसे फैल सकता है? अगर किसी डॉग ने आपको लिक किया या फिर आपको काट लिया है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एन्सेफेलोमाइलाइटिस होता है, जिसमें एंड में डेथ ही होती है, चाहे आप कितना भी ट्रीट कर ले, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार वायरस आपके नर्वस सिस्टम से ज्वाइन कर गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज फेटल एंड मैन इज द डेड होस्ट। ठीक है, ये डॉग से मैन में आया, फिर जैकाल या फिर बैट से मैन में आया, पर मैन इसको फैला नहीं सकता है। ठीक है, सो मैन इज़ द डेड होस्ट। ठीक है, अब कोई भी जगह को हम रेबीज़ फ्री तब कहेंगे। ठीक है, रेबीज़ फ्री कैसे हुआ है? वहाँ पे एक तो बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए हैं, वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस की है, या फिर वो जगह जहाँ पे कभी डिजीज़ आई ही नहीं है। ठीक है, वाटर अपीयर्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव बैरियर। फॉर एग्जाम्पल जो आइलैंड्स हैं, जो टापू हैं, वहाँ पे मिलती नहीं है। जैसे इंडिया में वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो वहाँ पे नहीं मिलता। लक्षद्वीप, अंडमान, इन जगह नहीं मिलता है। ठीक है, रेबीज़ फ्री एरिया वो होते हैं जिनको एटलीस्ट 2 साल तक पूरी की पूरी कंट्री में ना किसी जानवर को ना किसी इंसान को रेबीज़ हुआ है। मतलब अगर कोई बाहर से रेबीज़ लाया दैट इज़ डिफरेंस, कि उसको बाहर से रेबीज़ तो फिर वो यहाँ पे आए, पर इंडिजीनियसली अगर किसी को नहीं हुआ है इन अ कंट्री या फिर इन अ वेल डिफाइंड एरिया, दैट इज़ मीन दैट एरिया इज़ रेबीज़ फ्री। ठीक है, ये कार्निवोर से भी फैल सकते हैं, बैट स्पीशीज से भी फैल सकते हैं, पर डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स। 99% लोगों को डॉग से ही होता है। ठीक है, एंड मेनी टाइम्स जो रेबीज़ है वो अंडर रिपोर्टेड रहता है, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे बच्चों में होता है। एंड हो तो सब में सकता है, पर रेबीज़ मोस्ट ज़्यादा कॉमन किस में होता है? लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, इट इज़ अ बुलेट शेप्ड, ठीक है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस, RNA वायरस है। ठीक है, इसको रैप्डोविरिडी भी कहते हैं, रेबीज़ वायरस। इसमें
तीन तरह के सीरोटाइप्स, चार तरह के सीरोटाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1 होता है और हम 1 ही पढ़ेंगे। जो 2 3 4 होते हैं वो रेबीज़ लाइक डिजीजेस तो कराते हैं, पर उनकी हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, और अगर रेबीज़ की हम वैक्सीन लगाते भी हैं तो वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर रेबीज़ में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, मेजर एंटीजेंस। फर्स्ट इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन या फिर जी प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस का मेम्ब्रेन एंड इंटरनल न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक लौता एंटीजन है जो वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो ये ज़्यादा हमारे काम का है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अगर किसी मैन में है तो मतलब वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट रेबीज़ वायरस, ठीक है। और हम इस एंटीजन को जेनेटिकली इंजीनियर रेबीज़ वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। देन जो वायरस है वो सलाइवा में आता है इन मैन एंड एनिमल्स बोथ, पर अगर एनिमल आपको काट ले देन यू कैन हैव द डिजीज़, पर अगर मैन आपको काटे तो थियोरेटिकली आपको डिजीज़ होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। अगर ये नेचर में है वायरस, नेचर से मिल रहा है आपको, दैट इज़ स्ट्रीट वायरस, ठीक है। द नेक्स्ट वायरस वी हैव दैट इज़ फिक्स्ड वायरस। फिक्स्ड वायरस क्या होता है, जब हम दिस नेचुरली अकरिंग स्ट्रीट वायरस को बार बार कल्चर करते रहते हैं तो क्या होता है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कांस्टेंट बन जाता है। जो स्ट्रीट वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन बहुत ही वेरिएबल होता है, इट इज़ लाइक 1 मंथ to 3 months, ठीक है। पर अगर हम इसको रिपीटेडली कल्चर करते रहे, ब्रेन टू ब्रेन पैसेज करें रैबिट्स में, ठीक है, देन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ फिक्स, दैट इज़ 4 to 6 days, देन इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड वायरस। एंड इसी वायरस से हम क्या बनाते हैं, अपना वैक्सीन्स बनाते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो वैक्सीन वायरस है या फिर जो फिक्स्ड वायरस है वो नेगरी बॉडीज़ नहीं बनाता। आपको पता है कि रेबीज़ का एक पैथोनॉमिक फीचर होता है नेगरी बॉडीज़, ठीक है। तो नेगरी बॉडीज़ फिक्स्ड वायरस में नहीं बनती हैं, ठीक है। देन ये एक एविडेंस हो गया कि अगर किसी को हुआ है वायरस इसकी वजह से, देन उसको मतलब अगर किसी को रेबीज़ हुआ है उसमें नेगरी बॉडीज़ नहीं मिल रही तो हो सकता है वो फिक्स्ड वायरस से हो, क्योंकि नेगरीज बॉडीज़ इज़ लाइक 90% लोगों में ही मिलती है इन एनिमल्स, ठीक है। तो नेगरी बॉडी इज़ अ पैथोग्नोमिक फीचर, ठीक है। और कहीं कहीं देखा गया है कि फिक्स्ड वायरस से हो सकता है अगर रेबीज़ लाइक कंडीशन हो जाए, अगर जो इंजेक्शन है वो एडिक्वेटली इनएक्टिवेटेड है, मतलब कि जो वैक्सीन है वो अच्छे से नहीं बनाई गई है, जो वायरस है वो पूरी तरह से इनएक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। सोर्स क्या है, सलाइवा है, ठीक है। और जो एनिमल्स है उनको रेबीज़ वायरस से 3 से 4 दिन पहले तक वो इन्फेक्टिव होता है, जब तक मर नहीं जाते तब तक इन्फेक्टिव रहते हैं। सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर ससेप्टेबल, मैन एक डेड एंड होस्ट है। लेबॉरेटरी में जो काम करते हैं रेबीज़ वायरस से, जो कुत्तों से मतलब डॉग हैंडलर्स है, वेटेरियंस है, हंटर्स है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, डीप बाइट या फिर स्क्रैच, आगे हम पढ़ेंगे ये कब कब होता है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए ह्यूमन मिकोजा, ठीक है, या फिर स्किन वूंड से, ठीक है, तब ओके। देन इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज़ 1 to 3 days, हाईली वेरिएबल है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड है डिपेंड करता है साइट ऑफ बाइट पे। अगर आपको किसी ने पैर में काटा तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा, किसी ने आपको हाथ पे काटा तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द नर्वस टिश्यू, फ्रॉम द ब्रेन, उतना कम मतलब उतना ही ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस it is directly proportional to incubation period, more the distance from brain more the incubation period. severity of bite, किसी ने आपको सिर्फ लिक किया है तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, मतलब हो सकता है कि आपको रेबीज़ ना हो, ठीक है। या फिर किसी ने आपको बाइट किया है, मल्टीपल बाइट्स की हैं, अलग अलग जगह की है, नंबर ऑफ वुंड्स, अमाउंट ऑफ वायरस इंजेक्टेड, ये सब भी डिपेंड करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगर आपने उसमें क्लॉथिंग ले रखी है या फिर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे लोगों को कुत्ता काटते थे क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, देन दे विल गो फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ट्रीटमेंट भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। देन पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो वायरस है वो क्या करेगा, मसल या कनेक्टिव टिश्यू में मल्टीप्लाई करेगा। पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, देन इट विल अटैच इटसेल्फ टू एनी नर्व एंडिंग जो वो फाइंड करेगा, एंड देन इट विल एंटर द पेरिफेरल नर्व्स। पहले ये सेंट्रीपेटली बाहर से अंदर की तरफ, पहले ये हाथ में अगर काटे तो हाथ से ब्रेन तक जाएगा, CNS तक जाएगा, असेंड करेगा और वहाँ पे अपना काम शुरू करेगा, ठीक है। और फिर वो सेंट्रीफ्यूगली वापस ब्रेन से फिर हर जगह फैल जाएगा,
ठीक है। तो पहले क्या होता है, जहाँ से काटा है वहाँ पे ब्रेन पर गया और फिर ब्रेन से पूरी बॉडी में फैल गया, एंड देन वो अपना काम करता है। क्या करता है, स्केलेटल मसल, मायोकार्डियल मसल, एड्रीनल ग्लैंड, स्किन, इन सब का जितने भी नर्व सप्लाई कर रहे हैं, जितने मिल सके उनको पैरालाइज कर देगा। एंड जो ह्यूमन्स हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में भी ये एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि वायरस चाहता है कि वो हमेशा प्रोपोगेट करता रहे, मतलब फैलता रहे जितना वो फैला सके अपने आप को। पर ऐसा देखा गया कि अगर ह्यूमंस आपको काटे तो आपको नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली नहीं देखा गया है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिया कहा जाता है मैन में। जो डॉग्स होते हैं उनमें हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, ओनली मैन में पाए जाते हैं। डिजीज़ में पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे। प्रोड्रोमल सिम्टम्स मतलब जैसे हेडेक, मलेस, सॉर थ्रोट, जो भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया, मोस्टली 80% लोगों में देखा गया कि जहाँ पे भी बाइट होती है वहाँ पे पेन या टिंगलिंग सेंसेशन होती है। सो दिस इज़ द ओनली प्रोड्रोमल सिम्टम दैट इज स्पेसिफिक, मोर रीजनेबली स्पेसिफिक। अगर किसी कुत्ते ने काटा आपको वहाँ पे पेन या टिंगलिंग हो रही है, ठीक है, एट द साइट ऑफ बाइट, तो हो सकता है कि हाँ रेबीज़ का खतरा है, ठीक है। द प्रोड्रोमल स्टेज इज फॉलोड बाय वाइड स्प्रेड एक्साइटेशन एंड स्टिमुलेशन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम के थ्रू ही फैलेगा वहाँ एक्साइटेशन कराएगा। फर्स्ट इट विल गो टू द सेंसरी, ठीक है। तो सेंसरी में क्या होगा कि अगर आपको छोटा सा भी स्टिमुला है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने छोटा सा भी च्यूं कर दिया, किसी ने थोड़ी सी भी लाइट चमका दी, किसी ने कोई भी थोड़ा सा ठंडी झोंका की हवा भेज दी, ठीक है, तो फिर आपको एकदम से मतलब सेंसरी सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे आपको एयर से भी डर लगेगा, छोटी सी हवा का झोंका भी आएगा तब भी आपको एयर से डर लगने लगेगा, दैट इज़ नोन एज एरोफोबिया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपको मुंह पे ठंडी सी झोंका का हवा आया तो क्या होगा, जो आपकी फेस की मसल्स हैं वो स्पाजम कर जाएंगी, आपकी लैरिंग्स, आपकी नेक की मसल्स सारी स्पाजम कर जाएंगी, दिस इज सेंसरी। फिर हमारे पास आता है मोटर सिम्टम्स, ठीक है। मोटर सिम्टम्स में क्या होगा, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, मसल्स का स्पाजम बढ़ जाएगा एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीज सिंपैथेटिक एंड मेंटल, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या होगा, यू विल बी हैविंग इंक्रीज रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन। एंड मेंटल चेंजेस में क्या होगा, आपको डर लगने लगेगा, गुस्सा आएगा, इरिटेबल होंगे एंड कभी कभार डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिवली एग्रेवेट होते हैं एंड अब क्या होता है कि जब भी आप पानी पीने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपका जो गला है वो स्पाजम कर जाएगा, छोटे से भी स्टिमुलाई से गला स्पाजम कर जाएगा, तो धीरे धीरे आपको पानी पीने से डर लगेगा, ठीक है। सो अगर आप, अब क्या होगा कि आप पानी पीने से डरेंगे चाहे आपको कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, अगर आपने गलती से पानी देख भी लिया तो उसकी साइड पे आपके जो मसल्स हैं वो स्पाजम कर जाएंगे, ठीक है, एंड दैट इज पेनफुल एंड दिस इज पैथोग्नोमिक, ठीक है। ये एनिमल्स में एब्सेंट होता है, हाइड्रोफोबिया, दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 2 to 3 days, इसका मतलब है कि 2 से 3 दिन होते हैं फिर आप मर जाते हैं, ठीक है। आप कैसे मरेंगे, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, पैरालिसिस एंड कोमा। आप कितना भी इंटेंसिव केयर दे लें, पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव। ओनली 3 पीपल हैं जो हिस्ट्री में अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं रेबीज़ को, ठीक है। डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस ही काफ़ी है हाइड्रोफोबिया की, ठीक है। पर अगर आप चाहें तो एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, स्किन बायोप्सी या फिर सलाइवा या फिर अदर सिक्रीशंस। कॉर्नियल इंप्रेशंस में देखा जाता है कभी कभार बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, पर इट इज़ अनरिलायबल, ठीक है। अगर है तो मतलब आपको रेबीज़ है, पर अगर नहीं है तो इसका मतलब हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि आपको रेबीज़ नहीं है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ आर नॉट यूजुअली डिटेक्टेबल बिफोर द 8th day, ठीक है। देन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, पैलेटिव ट्रीटमेंट, उसकी मौत हम आसान बनाएंगे। कैसे, उसको एक क्वाइट रूम में रखेंगे, ठीक है, उसको छोटी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, छोटी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सो दैट उसको स्पाजम ना, उसको पेन ना, उसके एंग्जाइटी को रिलीव कर सकते हैं सिडेटिव से। हम क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग है बहुत टॉलरेटेड है। और ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मॉर्फिन पॉइजनिंग हो सकती है कुछ लोगों में, पर हम इसमें फ़िक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ऑलरेडी फेटल है, ठीक है। तो हमारा मेन है कि उसको पेन नहीं होना चाहिए, उसकी मौत बहुत आसान होनी चाहिए, ठीक है। इस स्पाज्मैटिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, हम क्यूरेर लाइक एक्शन वाली ड्रग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन हम इंश्योर करेंगे, डायूरेसिस भी हम इंश्योर करेंगे, इंटेंसिव केयर हम इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। पेशेंट्स विद रेबीज आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस, ठीक है। तो जितने भी लोग उनके आसपास होंगे, जो भी हेल्थ केयर गिवर्स हैं, ठीक है, जो भी नर्सेज हैं, तो उन सबको हम फेस मास्क, ग्लव, गॉगल सब पहनाएंगे, ठीक है। अगर किसी को चोट है, ब्रूज है, ओपन वुंड है, तो उनको हम पेशेंट के आसपास भी भटकने नहीं देंगे और उनको हम कभी कभार प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी देते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज, we have post exposure, pre exposure, post exposure who has been vaccinated previously,
ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन, उसकी वैक्सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन पोस्ट एक्सपोजर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंटी रेबीज ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जाता है जो ऐसे एनिमल से काटे गए जिसको रेबीज सस्पेक्टेड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वायरस है उसको पहले ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो नर्वस सिस्टम से अटैच ना करें, क्योंकि हमें पता है एक बार वो नर्वस सिस्टम से अटैच कर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक्सपोजर इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, जितना जल्दी, चाहे कभी भी पेशेंट आए, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, जब भी पेशेंट आए ट्रीटमेंट शुरू कर देना। कभी भी हार नहीं मानने की, कोई नहीं अब इसको रेबीज़ हो गई तो मरी जाएगा, नो, वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट, हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगल डोज ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इफ़ इंडिकेटेड विद कोर्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है। हम देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन कब कब रिकमेंड करते हैं, ठीक है, वो देंगे। जहाँ पे भी वूंड है उसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। हम ये क्लीन क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो वायरस अगर वूंड में है तो वो बॉडी में फैले ना, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लोकल वूंड के साथ कोई आया, किसी को काट लिया है किसी ने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सारी की सारी बाइट्स हैं, जो भी वूंड्स हैं, उन सबको ढूंढेंगे, ठीक है। पहले ढूंढेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम सारे ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, एक भी छूट गया तो दैट इज़ अ रिस्क, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, पर्पस ऑफ द लोकल ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव द वायरस फ्रॉम द साइट ऑफ इनोकुलेशन बिफोर वो फैल जाए नर्व्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको धोएंगे, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर पेशेंट मतलब विद इन मिनट्स ही कर दो तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, पर अगर पेशेंट घंटों के बाद या दिनों के बाद आए तब भी हमें ये करना ही है, ठीक है। क्लेंजिंग करेंगे लोकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो सोप वाटर एंड पानी से हम स्क्रैचेस को धोएंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। अगर सोप अवेलेबल नहीं है तो पानी से ही धो दो, कोई नहीं। अगर पंक्चर्ड वूंड है, मतलब जो वूंड है वो गहरा है, देन यू हैव टू यूज़ कैथेटर्स टू इरिगेट द वूंड। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही लोग होते हैं जो मतलब राइट टाइम पे आते हैं, उसी टाइम पे आते हैं जब फैल चुका होता है, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट में हम अल्कोहल डाल सकते हैं, टिंक्चर डाल सकते हैं, या फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन और पोविडीन आयोडीन, ठीक है। दैट इज़ द केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सूचरिंग इमीडिएटली नहीं करनी है, क्योंकि सूचरिंग से क्या हो सकता है, जो वायरस है वो डीपर टिश्यूज़ में जा सकता है। सूचरिंग अगर नेसेसरी है सो 1 से 2 दिन बाद करना है, ठीक है। एंड मिनिमम स्टिचेस मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है, अंडर द कवर ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लोकली। देन एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटी टेटनस मेजर्स देने हैं, ठीक है। ये देना है जब लोकल ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। सो वी यूज प्योरीफाइड कल्चर सेल कल्चर वैक्सीन दैट आर एग बेस्ड, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, वी यूज़ अडल्ट ब्रेन वैक्सीन, जो भी अडल्ट होते थे ब्रेन उनके निकालते थे एंड उनमें से एंटीजेंस यूज़ करके या फिर उनमें से जो वायरस होता था उसको यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते थे। पर नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज़ सेल कल्चर वैक्सीन एंड बेसिकली एग कल्चर। दूसरे टाइप की भी हो सकते हैं लाइक वीरो, मंकी किडनी, बट वी यूज़ चिकन एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगेन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, कोई भी इंसान एलर्जिक है टू एग, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है। ये ज़्यादा वैक्सीन ज़्यादा अच्छी क्यों होती है, क्योंकि इनसे कोई एनाफिलेक्टिक शॉक नहीं होता, ठीक है। ये सेफ़ है, इफेक्टिव है, ठीक है। जो अडल्ट ब्रेन वाली मैं बता रही थी दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, दैट इज़ लो इफेक्टिव, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसको हम पोस्ट एंड प्री में दे सकते हैं। अगेन जो हर वैक्सीन में देखते हैं दैट इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डे लाइट, स्टेराइल डाइवलेंट यूज़ करना होता है। एंड बेसिकली जब हम इसको खोलते हैं विद इन 6 to 8 आवर्स हमें इसको यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड डोजेज, ठीक है, दैट इज़ 2.5 इंटरनेशनल यूनिट पर सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज, दैट इज़ 0.5 ml to 1 ml। ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं। मैंने बताया कि बहुत तरह की वैक्सीन होती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मतलब उस पर पहले से इंडिकेशन दे रखी होगी। देन दीज आर द कैटेगरीज, ठीक है। अगर किसी एनिमल ने आपको टच किया है, ठीक है, पर आपकी जो स्किन है या फिर लिक किया है पर आपकी स्किन इंटैक्ट है, उसने आपकी म्यूकोजा को या फिर किसी वूंड को टच नहीं किया है, देन यू हैव टू गिव नो प्रोफाइलैक्सिस। आपको लोकल ट्रीटमेंट करना है, साफ वगैरह कर देना है, ठीक है, नथिंग हैज़ टू बी डन। सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, अगर कोई निबलिंग हुई है, कोई माइनर स्क्रैचेस हुए हैं पर ब्लीडिंग नहीं हुई है, अब्रेशंस हुए, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो वैक्सीन दे देंगे या लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वूंड कर देंगे, ठीक है। देन कैटेगरी 3,
ठीक है, इसमें क्या है कि सिंगल या फिर मल्टीपल स्क्रैचेस है, ठीक है, एंड ब्रोकन स्किन है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हैज़ बीन कंटामिनेटेड विद सलाइवा, या तो ब्लीडिंग हो रही है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय सलाइवा, ठीक है, या फिर किसी का कांटेक्ट भी हुआ हो बैट से, पर बैट से अगर बैट से आपको कांटेक्ट भी हुआ हो तब भी कैटेगरी 3 है, ठीक है। तो अगर किसी कुत्ते ने आपके जो हाथ है उसको सिर्फ चाटा, कैटेगरी 1। अगर किसी ने माइनर स्क्रैचेस किए विदाउट ब्लीडिंग, कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 है अगर किसी ने मल्टीपल बाइट्स किए हैं विद ब्लीडिंग या फिर ब्रोकन स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉन्टैक्ट्स विद बैट्स, बैट्स आपको लिक करे या फिर माइनर स्क्रैचेस या ब्लीडिंग करे, कुछ भी करे, दैट इज ऑलवेज कैटेगरी 3। तो आपको वैक्सीनेशन करना है, लोकल ट्रीटमेंट करना है वूंड का, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। देन तो आपको पता चल गया कि कैटेगरी 2 एंड 3 दे आर रिस्क फॉर डेवलपिंग रेबीज़, एंड उनको पीईपी देनी है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना है, ठीक है। अब हम इनको कब कब देंगे? फॉर एग्जांपल अगर जो जिस जानवर ने काटा हमें पता है कि वो रेबीज़ का रिजर्वॉयर है, वेक्टर है, ठीक है, जो जानवर है वो थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, आगे हम पढ़ेंगे जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, या फिर जो वुंड है दैट इज कंटामिनेटेड विद एनिमल सलाइवा, ठीक है, बाइट वॉज अनप्रोवोक्ड, आप कुछ नहीं कर रहे थे और आपको किसी ने आके काट लिया, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो जानवरों को तंग करते हैं एंड एज अ सेल्फ डिफेंस जो होते हैं वो जानवर तब उनको काटते हैं, पर अगर आपको ऐसे कोई काट रहा है दैट इज़ अनप्रोवोक्ड, ठीक है। अगर वैक्सीनेटेड नहीं था एनिमल या फिर हमें नहीं पता था कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज एनिमल वैक्सीनेटेड है कि नहीं, हमें देना ही देना है प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। डिसकंटिन्यू कर देना है प्रोफाइलैक्सिस अगर हमें पता चल जाता है कि एनिमल जो है वो रेबीज़ फ्री है, या तो हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है या फिर दूसरे तरह के जानवर है, तो हमें उस जानवर को, उस एनिमल को 10 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बाइट। तो फॉर एग्जांपल आज 7 और आज किसी जानवर ने मुझे कहा था, तो अगर 17 तारीख तक उस जानवर में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे देन ओनली आई विल बी फ्री फ्रॉम ट्रीटमेंट, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस 1 ml to 0.5 ml हम डेल्टॉइट में देते हैं अगर 2 साल से कम बच्चे हैं, देन एंटेरोलेटरल थाई, ठीक है। अब इसमें डोजेज जो शेड्यूल है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी हैव एसएन रेजिमेन, जैसा आप देख सकते हैं, तो हम एक डोज देंगे 0, 3, 7, 14, 28 डेज पे, ठीक है। देन वी हैव ज़ारिब रेजिमेन, इसमें 4 डोजेज होती हैं, ठीक है। क्या होता है, जो पहला दिन होता है जो 0 डे होता है ना, उसमें हम 2 डोजेस दे देते हैं, फिर 7वें और 21 फर्स्ट डे पे हम एक डोज देते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एरोज, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 0 डे में 2 डोजेज एंड 7 एंड 21 में एक डोज, ठीक है। ये दोनों हो गए एसएन एंड ज़ारिब। और क्या क्या कर सकते हैं, 0, 3, 7 एंड 14 पे भी दे सकते हैं, दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव रेजिमेन, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और वो मतलब उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिल गई है, ठीक है, देन हम उसको ऐसे भी दे सकते हैं इंट्रामस्कुलरली। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है इंट्राडर्मली भी देते हैं, इंडिया में हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। इंट्राडर्मल इज अगेन 0, 3, 7, 28, ठीक है। तो ये हेल्थ अथॉरिटीज़ ये साइड करती है कि इंट्राडर्मली देना है कि इंट्रामस्कुलरली देना है, ओके। देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बाय फॉर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, जैसे आप कभी भी ओपीडी में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है अगर आपको कुत्ते ने काटा या फिर बिल्ली ने काटा है तो आपको पहले कब काटा था, ठीक है, और अगर आपको पहले काटा था उस समय कितना टाइम हो चुका है, आपको उस समय वैक्सीन लगी थी कि नहीं लगी थी, ठीक है। सो अगर किसी इंसान को हम पहले ही मतलब प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन दे चुके हैं, ठीक है, या फिर उसका कंप्लीट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हो चुका है हमारी वैक्सीन से, तो हम क्या करेंगे, एक डोज देंगे इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, या फिर अगर हम इंट्राडर्मली दे रहे हैं तो 0 एंड 3 डेज पे सफिशेंट है, ठीक है। हम उसको पूरा जो डोज है, जो पूरा शेड्यूल है, फिर से नहीं कराएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देंगे, ठीक है, ओनली वैक्सीन। अगर इंट्रामस्कुलर है देन 1 डे जिस दिन वो आया है, ठीक है। दिस साइट हम 2 इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर 1 इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, ठीक है। उन लोगों में जिसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं दैट इज़ मोर देन 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, मतलब जिसमें एंटीबॉडीज सफिशेंट है, उनमें भी हम वैक्सीन्स ऐसे दे सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट उनको कभी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई जिद कर रहा है कि हम एक ही दिन आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडर्मल के 4 इंजेक्शंस एक ही साथ एक ही जगह लगा सकते हैं, ठीक है। एक ही जगह इन द सेंस एक
राइट डेल्टॉइड में, एक लेफ्ट डेल्टॉइड में, एक राइट थाई में, एक लेफ्ट थाई में, ठीक है। जब भी हम 2 इंजेक्शन एक साथ लगाते हैं रेबीज़ के, तो हम कोशिश करते हैं कि वो दोनों अलग अलग साइड पे हो। फॉर एग्जांपल अगर राइट डेल्टॉइड में लगाए तो दूसरी हम लेफ्ट डेल्टॉइड या फिर थाई में लगा सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, ठीक है, जनरली हमने बहुत जगह पढ़ा था कि वी कॉन्ट्राइंडिकेट दिस वैक्सीन्स, ठीक है, लाइव वैक्सीन्स, दिस इज़ नॉट अ लाइव वैक्सीन। पर जो रेबीज़ है उसका खतरा इतना ज़्यादा है कि हम ना तो प्रेग्नेंट वीमेन देखते हैं, ना हम बच्चे देखते हैं, ना हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ देखते हैं, हम बस लगा देते हैं बिकॉज हमें पता है बहुत ज़्यादा फेटल है, एक बार हो गया तो हम नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो HIV में भी हम 5 डोजेज़ देते हैं, जैसे हम पढ़ा था SN रेजिमेन, और फिर हम उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं। एक बार हमने जो वैक्सीन है वो दे दी है, ठीक है। ओनली कैटेगरी 2 और 3 उनको ही हम वैक्सीन देंगे, उसके बाद हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो दोनों होती हैं, हॉर्सेस से भी लेते हैं हम, ह्यूमन से भी लेते हैं, इक्वाइन एंड ह्यूमन, ठीक है। दिस इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, हम इसको एक बार ही देते हैं एंड दैट इज़ एज सून एज पॉसिबल, जब हम वैक्सीनेशन शुरू करें देन ओनली, ठीक है। बियॉन्ड 7th डे आफ्टर फर्स्ट डोज, रेबीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैक्सीन से ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती है। हमने पढ़ा था ना कि ये 4 to 6 डेज में जो वैक्सीन है वो डिजीज़ करा देती है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ह्यूमन एंड हॉर्सेज होता है, ठीक है। जो हॉर्सेज है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्यों? क्योंकि वो एक तो हाईली प्योरीफाइड है, वो सेफ़ है, लेस एक्सपेंसिव है। बस एक छोटा सा रिस्क होता है, वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है, पर वो बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक है तो हम मतलब तैयार रहते हैं, ठीक है। द सर्जन या फिर जो फिजिशियन है दैट शुड बी प्रिपेयर टू मैनेज एनाफाइलैक्टिक शॉक विच इज़ रेयर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी वुंड है उसके आसपास हर जगह हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें, ठीक है। इट इज़ 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट फॉर ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, एंड उसका डबल इट इज़ इक्वाइन, ओके। एंड हम चाहते हैं इसका मास एडमिनिस्ट्रेशन करें, ठीक है, तो हम इंट्रामस्कुलरली देंगे, ठीक है। एंड हम इसको अवॉइड करते हैं, अगर किसी को कंपार्टमेंट सिंड्रोम है हैंड वगैरह में तो वहाँ पे ना दें। तो वुंड साइट के आसपास जहाँ भी हम कोशिश करें, जहाँ भी हम भर सकें इम्यूनोग्लोबुलिन, वुंड के आसपास हम भर देते हैं, ठीक है। एंड कभी कभार अगर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्टेंस साइड पे भी दे सकते हैं। अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी डोज तो फिक्स्ड है, तो हम कैसे मतलब डोजेस को डिवाइड करते हैं, हम उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। गाइड फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, हम अगेन मॉडर्न वैक्सीन जो सेल कल्चर्ड वैक्सीन है वो यूज़ करते हैं, जो अडल्ट ब्रेन वैक्सीन है वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो एक तो उन लोगों को हम देंगे जो मतलब जहाँ पे मतलब रेबीज़ के डॉग्स देखे गए, फॉर एग्जांपल उनका रेजिडेंशियल एरिया है, या फिर ऑक्यूपेशन में वी हैव वेटरनरियंस, वी हैव हंटर्स, वी हैव डॉग हैंडलर्स, ट्रैवलर्स, ठीक है, जो मतलब ऐसे एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब डॉग्स वगैरह हैं या फिर मतलब रेबीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, जहाँ पे बैट्स है, ठीक है। चिल्ड्रन जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो भी हाई रिस्क में होते हैं, ठीक है। अगेन वही इंट्रामस्कुलर डोज है 1 या 0.5 ml की डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन, ठीक है। इट इज़ गिवन ऑन 0, 7, 21 एंड 28 डेज। जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है दिस इज़ ऑन 0, 7, 21 एंड 28 डेज, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक रेजिमेन है, ठीक है। एंड हम यही है कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक बार वैक्सीन खुल गई तो 6 से 8 घंटे में सबको लगा दो, मतलब वैक्सीन उसके बाद बेकार है, ठीक है। एडवर्स इवेंट्स की बात करें, ठीक है, तो जो हर वैक्सीन में होते हैं कि इसमें भी उस जगह जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ इरिथमा होगा, पेन होगा, ठीक है। देन वी हैव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जनरली क्या होता है कि उन लोगों को नहीं देते जिनको प्रीवियसली इस वैक्सीन से एलर्जी थी, ठीक है। जैसे कोई किसी को एग से एलर्जी है और हमने देखा था कि एग में बन रही है, ठीक है। अब जो रेबीज़ है वो इतनी ज़्यादा लीथल है कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन रिस्क टू बेनिफिट रेशो इतना बेनिफिट है ना इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन है, अगर आपने वैक्सीन लगाई तो मर ही जाएंगे, तो आपको लगाना ही पड़ता है। सो इवन इफ़ यू आर बहुत ही इन्फेंट, प्रेगनेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो मलेरिया से मतलब मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन ले रहे होते हैं या फिर किसी और रीज़न के लिए क्लोरोक्विन ले रहे होते हैं तो उनको इंट्रामस्कुलरली लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंट्राडर्मली ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नर्वस टिश्यू वैक्सीन जैसे मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इनके एक तो एडवर्स रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये पोटेंट भी कम है, ये वही अडल्ट ब्रेन वैक्सीन है, इनकी जगह हम सेल कल्चर वैक्सीन अब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेबीज़ एंड डॉग्स, हम पढ़ चुके कि रेबीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन, मतलब 99% लोगों का रेबीज़ हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू डॉग्स,
ठीक है। अब डॉग्स में 1 to 2 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, पर उस वैसे ही लंबा और छोटा हो सकता है। क्लिनिकल पिक्चर में 2 तरह के डॉग्स होते हैं, एक होता है फ्यूरियस, एक होता है डम। फ्यूरियस से नाम में पता चल रहा है, दैट इज मैड डॉग सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, कार्डिनल साइन इज चेंज इन बिहेवियर, एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक कुत्ता था फ्लफ़ी, ठीक है, अब उसको रेबीज़ हो गया, तो अब क्या होगा कि पहले वो मेरे से डरता था या फिर जो भी आसपास के लोग से उससे डरता था कि उसको कोई मार ना दे, पर अब वो डर चला गया। कोई उसको डंडा भी दिखा रहा होगा ना तो उसको काट लेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा और बिना किसी प्रोवोकेशन के, कोई उसको चढ़ा भी नहीं रहा हो या आराम से बैठा होगा, उसको जाके काटेगा। एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को भी काटेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल पड़ी है, कहीं पे मिट्टी है, ठीक है। रनिंग अमुक मतलब कि वो घर से भाग जाएगा, ठीक है, और यहाँ वहाँ घूमेगा, बस इस शिकार में कि कोई उसको मिल जाए जिसको वो काटे, अपना वायरस फैला सके। चेंज इन वॉइस, पहले फ्लफ़ी बहुत प्यार से भौंकता था, अब वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुर्राता है, हॉर्स वॉइस हो गई है, और फिर धीरे धीरे वो भौंकना ही बंद कर देगा ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लेरेंजियल मसल्स। एक्सेसिव सलाइवेशन होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया सलाइवा में ही है, ठीक है। पैरालिटिक स्टेज आएगी जब वो मतलब लेटेस्ट स्टेजेस में आएगा, एंड देन होल बॉडी पैरालाइज, देन इट गोज टू कोमा एंड डेथ। ठीक है, अब फ्लफ़ी नहीं रहा। पर मेरा दूसरा कुत्ता था जिसका नाम था डम, ठीक है, जो डम रेबीज था, दिस इज एक्साइटेटिव और इरिटेटिव स्टेजेस लैकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीनी थी, अब जीनी को फिर रेबीज़ हो गया, पर जीनी जो थी वो बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, ठीक है, हमें पता ही नहीं चला कि उसको रेबीज़ हो गया है, ठीक है, ना वो गुस्सा करती थी, ना वो किसी को काटती थी, ना बेफालतू में गुर्राती थी। इसमें प्रीडोमिनेंटली वो पैरालिटिक हो गई, ठीक है, तो वो खाना नहीं खाती थी, डिस्टर्ब रहती थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोती थी और धीरे धीरे करते वो मर गई, 3 दिन में ही वो मर गई। ठीक है, तो एक ये कि अगर किसी में सिम्टम्स शुरू गए, चाहे वो एनिमल है मैन है, दैट इज़ ऑलवेज डेडली, फेटल, नहीं कर सकते आप कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लफ़ी था, तो मुझे फ्लफ़ी का सर काट के लेबॉरेटरी भेजना पड़ा ताकि मुझे पता चले कि फ्लफ़ी को हुआ क्या है, या फिर हम ब्रेन भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे, दिस इज़ हाईली रिलायबल एंड दिस इज़ बेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम एंटीबॉडीज़ ढूंढते हैं वायरल एंटीजन के अगेंस्ट इन द इन्फेक्टिव स्पेसिमेन, मोस्टली ब्रेन। ठीक है, और मतलब अगर किसी में मतलब अगर हम किसी जो एनिमल है उसमें से वायरस आइसोलेट करें, उसकी इक्विवेलेंट है ये टेस्ट। ठीक है, और हम इन एंटीबॉडी टाइटर्स के मतलब डिफरेंस भी बता सकते हैं कि वो वैक्सीन रिएक्शन की वजह से हुआ था, कि वैक्सीन इनएडिक्वेट थी, या फिर वो नेचुरल वायरस था, स्ट्रीट वायरस था। नेगरी बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, पर नेगरी बॉडी लाइक 90% डॉग्स में मिलती है, जो 10% डॉग्स हैं उनमें नहीं मिलती है। माउस इनॉकुलेशन भी कर सकते कि मतलब ब्रेन लिया डॉग का और उसको इंट्रासेरेब्रली इनॉकुलेट कर दिया माउस के ब्रेन में। ठीक है, अगेन जो 6 to 8 डेज़ है उसमें वो फिर से दिखाएगा साइंस एंड वो मर जाएगा, उसके ब्रेन में भी हम नेगरी बॉडी आइसोलेट कर सकते हैं। कॉर्नियल टेस्ट, मतलब कि जो आँखों में होता है, जो कॉर्निया होता है, उसमें भी मतलब वायरस मिलता है, ये हम लाइव एनिमल्स में कर सकते हैं। इसके लिए हमें जानवर को मारने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर किसी में पॉजिटिव है रेबीज़ तो मतलब हाँ उसको रेबीज़ है, पर नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रेबीज़ नहीं हो सकता। प्रोफाइलेक्टिव वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स अगेन रेबीज़, ठीक है, इसमें मास वैक्सीनेशन करते हैं। वी कैन यूज़ इनएक्टिवेटेड नर्वस वैक्सीन, इसमें सिंगल डोज देते हैं, ब्रेन शीप ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, जो मैं एडल्ट वैक्सीन बता रही थी यही है, या फिर मॉडिफाइड लाइव वायरस वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं। पर हमारा जो एम है वो यही है कि जो ह्यूमंस में हम सेल कल्चर वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो हम डॉग्स में भी यूज़ करें। अर्बन डॉग्स के हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे है और लॉजिकल भी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो जो ओनरलेस डॉग्स है या फिर स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको मास इम्यूनाइजेशन करा देंगे, ठीक है, एटलीस्ट 80% डॉग्स को तो इम्यूनाइज़ करा देना है। सारे डॉग्स को रजिस्टर करना है, जो भी डोमेस्टिक हैं, जो भी डॉग्स हैं उनको पब्लिक एरिया में नहीं घूमने देना है, उनको रिस्ट्रेन करके रखना है। ठीक है, अगर कोई कोई भी डॉग अगर किसी रैबिड एनिमल से काटा गया या फिर उसको हो गया है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको मार देना है। ठीक है, क्वारंटीन करना है 6 महीने का, जो भी बाहर से आए कुत्ते हैं। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को बताना है कि रेबीज़ कैसे होता है, फैलता कैसे है। सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल वैक्सीन, ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा था कि जो फॉक्स थे, जो दूसरी कंट्रीज़ है, बाहर की कंट्रीज़ है, ऐसा देखा गया था कि एक ओरल वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड रेबीज़ वैक्सीन होता है, अगर उसके फॉक्स के मुंह में डाल दे देन इट बिकम्स इम्यूनाइज्ड,
टू रेबीज़, तो फिर वो रेबीज़ फैलाएगा भी नहीं, उसको होगा भी नहीं। सो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको मतलब दूसरे जानवरों पे भी यूज़ कर सकें। देन वी हैव येलो फीवर। येलो फीवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सेंस कि ये इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। देन अगेन जीका वायरस, ये इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है, पर ये इंडिया में आ सकता है, ठीक है। इट इज़ आर्बो वायरस, मंकी से फैलता है। जो इंडिया में कॉमन मंकी है उसमें भी ये आ सकता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंडिया अगर उसमें येलो फीवर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो ईजिली फैल जाएगा। एक तो लोगों में इम्यूनिटी भी नहीं है इसके अगेंस्ट, ठीक है। सो क्यूलिसिन मॉस्किटो से फैलता है। इट इज़ अगेन अ हीमोरेजिक फीवर लाइक डेंगू हीमोरेजिक फीवर, लासा फीवर, ठीक है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर हिपैटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगेन ये क्या हो सकता है, क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक टू सीवियर स्टेजेस। अगर किसी को सीवियर कंडीशन है, आप देख रहे हैं इसमें हिपैटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें क्या होगा, ये तो हीमरेज होगा, ठीक है, हीमरेजिक फीवर है। जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस के साथ क्या होगा, ब्लैक वॉमिट होगी, एपेस्टेक्सिस एंड मलीना, मतलब हर जगह से ब्लीड करेगा, हेमरेजिक। एल्बुमिन्यूरिया होगा, ठीक है, एन्यूरिया होगा। ही कैन गो टू शॉक क्योंकि इतना ज़्यादा हीमरेज हो रहा है। ही कैन बी एजिटेटेड एंड ही विल गो टू कोमा। सो 5वें दिन तक डेथ हो जाती है। अगर कोई इंसान बच भी जाता है तो मतलब उसको क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है एशिया में नहीं देखी गई है। इट इज़ कॉज बाय फ्लेवी वायरस फिब्रिकस, टोगा वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। टोगा वायरस में रुबेला भी आता है, ठीक है। इट शेयर्स इट्स ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजेंस विद वेस्ट नाइल डेंगू, ठीक है, मंकी में मिलता है, ठीक है। अर्बन एरिया में एडीज इजिप्टाई, हमने पहले भी पढ़ रखा है, एडीज इजिप्टाई, ठीक है। इस एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये तब तक मतलब मॉस्किटोज को तब तक फैला सकते हैं जब तक वो जिंदा है। ऑक्यूपेशन, ये मंकीज़ में मिल रहा है। मंकीज़ फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट में जो भी वुड कटर्स हंटर्स रहते हैं उनमें फैल सकता है, ठीक है। पर अभी हमने पढ़ा कि अर्बन एरिया में कौन फैलाता है इसको, एडीज इजिप्टाई, ठीक है। अब क्या है, अफ्रीका में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोग जंगल काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो मंकीज़ वगैरह हैं ये अपनी सारी डिजीजेज अब ह्यूमंस को ट्रांसमिट करें। नॉट ओनली दिस वायरस, बहुत और भी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे फैला रहे हैं, ठीक है। जो बैट से फैल रही हैं, वो कैसे फैल रही हैं, ऐसे ही तो क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट है वो बढ़ गया है फॉरेस्ट के साथ। पीपल जो ट्रैवल करते हैं वो डिजीज़ फैला देते हैं। वी हैव 3 साइकिल्स, जंगल, इंटरमीडिएट एंड अर्बन। जंगल या फिर सिल्वेटिक साइकिल जो इन्फेक्टेड मंकी से दूसरे लोगों में आ रही है, ठीक है। सो ये ओकेजनल केसेस हैं, ठीक है, जो लकड़हारे होते हैं, जो हंटर्स होते हैं उनमें देखी जाती है। इंटरमीडिएट येलो फीवर, ठीक है, ये स्मॉल स्केल एपिडेमिक्स होते हैं जो विलेजेस में होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्केल होते हैं विलेजेस में होते हैं। एंड दे आर इन्फेक्टेड ड्यू टू बोथ मंकीज से भी एंड ह्यूमन से भी, मतलब ये सेमी डोमेस्टिक है, ठीक है। जो लोग घर में भी रहते हैं और मतलब बाहर जो गाँव वगैरह हो गया ना, जो घर में भी है और उनके आसपास जंगल है तो जंगल में भी घूमने चले जाते हैं। तो एक तो मॉस्किटो से फैल रहे हैं उनके घर में, एंड जब वो बाहर घूमने जा रहे हैं वाइल्ड में जंगल में, देन मंकी से, ठीक है। देन वी हैव मतलब ये इंटरमीडिएट है, ये इतने सीवियर हो सकते हैं कि दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ गया तो उनको फैला देगा। अर्बन येलो फीवर, इट इज़ ड्यू टू एडीज इजिप्टाई, ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यू टू नॉन ह्यूमन पीपल, इम्यून पीपल, जिन लोगों को पहले नहीं था, ठीक है। देन जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज है ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन फीवर को ठीक करना, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन रिमेंबर अगेन 6 days, 6 days इज़ 1 week रफ एस्टिमेट। कंट्रोल, ठीक है, जंगल वाले को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोग मतलब जंगल में जा रहे हैं उनको हम 17D वैक्सीन देते हैं। अर्बन येलो फीवर में भी हम 17D वैक्सीन देते हैं। अगर कोई इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ येलो फीवर है, तो हम उनको 17D वैक्सीन देंगे, ठीक है। या फिर कोई एंडेमिक एरिया से इंडिया में आ रहा है तब भी हमको 17D वैक्सीन देंगे, ठीक है। इसका वैक्सीन का सबसे ज़्यादा ख़राब बात यह कि हीट से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो इसको सब ज़ीरो कंडीशंस में रखना होता है, इसमें डाइल्यूट मिलाना होता है, डाइल्यूएंट, ठीक है, सलाइन जो फिर से कोल्ड होना चाहिए। इसको सबक्यूटेनियसली देते हैं, 0.5 ml देते हैं, ठीक है। विद इन अ वीक इसमें इम्यूनिटी आ जाती है, लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है। अब अगर 9 साल से कम का बच्चा है उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट वीमेन है उनको नहीं करना है, एलर्जिक है कोई एग प्रोटीन से उनको नहीं करना है, HIV एड्स का पेशेंट है तो उनको नहीं करना है। पर आपने देखा कि ये मतलब बहुत ही फेटल कंडीशन है, ठीक है। रेबीज़ जितनी तो फेटल नहीं है, पर हाँ ये फेटल है। तो अगर कहीं एंडेमिक एरिया है तो चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो,
ठीक है, या फिर कोई HIV क्यों ना हो, उनको तब दे देनी है। ठीक है, जब रिस्क और बेनिफिट का रेशियो हमें लग रहा है कि बेनिफिट ज़्यादा होगा तब हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक चल रहा है, फैल सकता है ये, तब। ठीक है, फिर अगेन इससे भी वही रिएक्शंस होंगे, माइल्जिया, हेडेक। ठीक है, अगर कहीं कॉलेरा और येलो फीवर साथ में है तो दोनों को एटलीस्ट 3 वीक अपार्ट देना है। ये MCQ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। जनरली हम दोनों वैक्सीन साथ में दे सकते हैं, कोई भी हम 2 वैक्सीन साथ में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अलग अलग एरिया में दे रहे हैं, पर ये एक एक्सेप्शन है तो हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिव वेक्टर कंट्रोल, दैट इज़ एडीज इजिप्टाई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन की, मॉस्किटो नेट्स लगाओ, रेपेलेंट्स लगाओ। ठीक है, इसमें बहुत एंटी एडल्ट एंड एंटी लार्वल मैनेजमेंट्स रखते हैं मेजर्स। ठीक है, सोर्स रिडक्शन करते कि जो इनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको ही हटा दें, वहाँ पे ब्रीड ही ना कर पाए। ठीक है, देन वी हैव सर्वेलेंस। ठीक है, एंड ये उन जगह होता है जहाँ पे एंडेमिक है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे एंडेमिक नहीं है वहाँ ज़रूरत नहीं है। एक होता है एडीज इजिप्टा इंडेक्स। एडीज इजिप्टा इंडेक्स मतलब एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड एरिया में कितने घर, कितने उनके आसपास के जो जगह हैं वहाँ पे ब्रीडिंग प्लेसेस मिल रही हैं एडीज इजिप्टाई के लिए, लार्वे के। ठीक है, तो कहाँ का, फॉर एग्जांपल एक 2 फीट का मौला था, वहाँ पे 2-3 जगह मिली हैं जहाँ पे एडीज इजिप्टाई के मच्छर या फिर उनके लार्वा मिले हैं किसी भी गमले में। ठीक है, या फिर किसी भी गड्ढे में, पानी में, तो वहाँ का क्या होगा, एडीज इजिप्टाई इंडेक्स 3। एंड इसमें लिखा है कि अगर मोर देन 1% है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे येलो फीवर अच्छा खासा है। अगर आप 1% से कम है देन वो फ्री है येलो फीवर से। ठीक है, इंटरनेशनल मेजर्स की बात करें, क्योंकि इंडिया में नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आए भी ना हो। ठीक है, इंट्रोड्यूस ही ना हो, क्योंकि इंडिया बहुत रिसेप्टिव जगह है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो लोग अनवैक्सीनेटेड है, एडीज इजिप्टा है जो इसका वेक्टर है, मंकी जो इसका रिजर्वॉयर है, वो भी जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है वो भी इसका रिजर्वॉयर है, तो उसमें भी हो सकती है, तो वो भी फैला सकता है। अब बस एक ही चीज़ की कमी है, मतलब हमने जब एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था होस्ट, एजेंट, है ना, एंड द इन्वायरमेंट। बस मिसिंग लिंक है कि एजेंट नहीं है, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तो अच्छा खासा है। तो जो भी इन्फेक्टेड ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, उनको वैक्सीन लगानी पड़ती है, चाहे वो हवाई मतलब एयरवे से आ रहे हो या फिर वाटरवेज से आ रहे हो। ठीक है, ऑल ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग इन्फेंट्स। ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि अगर 1 साल से छोटा बच्चा है या फिर 9 साल से छोटा बच्चा है, अभी हमने पढ़ा था ना कि 9 साल से छोटे बच्चे में नहीं देते वैक्सीन, पर इंडिया में नहीं है। अगर 9 साल से छोटा बच्चा 9 महीने से छोटे बच्चे में नहीं देते ना वैक्सीन, अगर 9 महीने से छोटा बच्चा है तब भी उसको वैक्सीन लगानी है। इंडिया में ऐसे रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने वैक्सीन लगाई है उसका सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वैक्सीन लगाई 6 तारीख को, तो मेरा सर्टिफिकेट कब वैलिड होगा, उसके 10 दिन बाद, मतलब 16 को वैलिड होगा, मतलब 16 के बाद ही मैं इंडिया में एंटर कर सकती हूँ। अगर मैंने वैक्सीन नहीं लगाया है तो मुझे क्वारंटीन किया जाएगा एक मॉस्किटो प्रूफ वार्ड में 6 डेज़ के लिए, क्योंकि मॉस्किटो ने खाया फिर वो फैला सकता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 को वैक्सीन लगाई है, 16 को मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होना था, मैं बीच में ही आ गई, मेरा सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं था, तब भी मुझे क्वारंटीन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकते हैं, जो एयरवेज हैं, शिप्स हैं, उनमें जो मच्छर होते हैं वो भी आ सकते हैं साथ में, सिर्फ पैसेंजर्स नहीं, मच्छर भी आ रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ऐसी शिप्स या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट्स को स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड से। ठीक है, और जहाँ भी ये सी पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, उनमें अगर वहाँ पे कोई ब्रीडिंग प्लेस पनपने नहीं देते, और अगर होते भी तो दूर रखते हैं। ठीक है, देन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एंड वैक्सीनेशन, जितने भी कंट्रीज़ है इंडिया को इंक्लूड करके, वो अपने जितने भी ट्रैवलर्स अगर किसी एंडेमिक एरिया आ रहे हैं या फिर किसी भी एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उनको हम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ठीक है, देन ये सारे हैं। और फिर अब किसी ने वैक्सीनेशन कर लिया है, और वैक्सीनेशन कहाँ करना है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सेंटर, मतलब किसी के निगरानी के सामने। पता चला कि आपने नहीं लगाया और आप ऐसे ही कह रहे कि हाँ मैंने लगाया है। एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिडेटेड विद ऑफिशियल स्टैम्प एट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेकर भी आ गया तो हम उनकी सरकार को कर सकते हैं कि हाँ आपकी वजह से हुआ है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। अगर आपकी कंट्री से कोई जा रहा है देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई एंडेमिक मतलब कोई एंडेमिक एरिया में जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी मतलब सेंस होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ येलो फीवर के लिए तो मुझे वैक्सीन ले लेनी चाहिए। ठीक है, देन सर्टिफिकेट ड्यूरेशन, अब एक अमेंडमेंट आया था
कुछ साल पहले उसमें ये था कि एक बार अगर आपको ये वैक्सीन लग चुकी है, एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, देन इट इज़ लाइफ लॉन्ग, आपको फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीन। ठीक है, तो इंडिया में भी ये लागू है। फिर ये लिस्ट दे रखी है कि कौन से अगर एरिया से कोई इंसान आ रहा है इंडिया में तो उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे पहले येलो फीवर नहीं था, अब है, तो इंडिया ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में उस कंट्री का नाम जोड़ देगी। ठीक है, देन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को भी हो गया तो वो एपिडेमिक ही हो गया ना, वो फैला सकते हैं। तो एक नेशनल लेबॉरेटरी बना के रखनी है जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन्स एंड लॉन्गर टर्म इम्यूनाइजेशन प्लान्स तैयार रखने हैं। ठीक है, एक भी केस होगा दैट इज़ एन आउटब्रेक। फिर आई है, आई इज़ एलिमिनेशन येलो फीवर एपिडेमिक। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अगेन वही है कि जो लोग रिस्क पे हैं उनको ना होने दे, इंटरनेशनल स्प्रेड से ना पहले, अगर कहीं आउटब्रेक है तो उसको एकदम से कंटेन कर ले, वैक्सीन्स तैयार रखे, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए, पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने ताकि अच्छे टूल्स हो। ठीक है, देन वी कम टू निपा वायरस। इट इज़ अ एमर्जिंग वायरस एंड इट इज़ अ पैरामिक्सोविरिडी। ठीक है, ये क्या करा सकता है, इंसेफेलाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इलनेसेस करा सकता है। ठीक है, ये केरला में कुछ 2008 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 2018, आप देख सकते हैं डेट, एंड इसमें 17 डेथ्स हो गई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 19 केसेस में 17 डेथ्स, सो मतलब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा फेटल है। ठीक है, देन ये कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बैट्स, इन्फेक्टेड बैट्स, पिग्स एंड जो और लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं निपा से खुद। ठीक है, तो और कौन कौन हो सकते हैं, जैसे किसी की फैमिली में हुआ तो उसको हो सकता है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट्स को फैला सकता है, केयर गिवर्स, नर्सेज, ये सब फैला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और क्या है, कंजम्पशन ऑफ रॉ डेट पाम सैप कंटामिनेटेड विद इन्फेक्शियस बैट सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस। ये क्या होता है, फ्रूट बैट से फैलता है। ठीक है, तो फ्रूट बैट्स, अगर कोई मतलब फ्रूट खा रहा है, ठीक है, उसकी सिक्रीशंस उस पर लगी है, फॉर एग्जांपल डेट पाम दे रखा है तो उससे फैल सकता है। इंक्यूबेशन 2 वीक्स है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अब सीवियर में 2 तरीके का होता है, फेटल इंसेफेलाइटिस, ठीक है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स, दोनों भी हो सकते हैं या फिर सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पहले प्रोड्रोमल स्टेज होगी, फीवर, हेडेक, माइल्ड या वॉमिटिंग, सॉर थ्रोट। धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, धीरे धीरे भी एक्यूट इंसेफेलाइटिस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल साइंस। ठीक है, सम पीपल में हमने अभी पढ़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक एटिपिकल निमोनिया, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, सीजर्स होंगी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में, कॉमा एंड देन डेथ विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, पर ये भी देखा गया अगर कोई इंसान रिकवर कर जाता है, ठीक है, तो उसमें मतलब लाइक 20% लोगों में रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं न्यूरोलॉजिकल। रियल टाइम पीसीआर करते हैं, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, इसमें हम इंटेंस सपोर्टिव केयर ही देते हैं। और इसका प्रिवेंशन क्या है कि अवेयरनेस बढ़ा, क्योंकि इसके ना रिस्क ना ट्रीटमेंट है ना इसकी कोई वैक्सीन है, तो अवेयरनेस ही बढ़ाएंगे।